हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। एक इंट्रोडक्शन दिया था हमने मैक्रो का, कि मैक्रो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स, वेरिएबल्स, कहाँ से ये मैक्रो इकोनॉमिक्स डेराइव हुआ है, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हमने समझी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो देखो, फिर जंप टू दिस वन, जिससे कि आपको वो समझ नहीं आएगा तो ये भी समझ नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो जल्दी से पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद इसको स्टार्ट करना। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरी 11th में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से दिमाग में होंगे अभी एग्ज़ाम देने के बाद भी। क्यों आप मतलब भूले नहीं होंगे अभी एग्ज़ाम देने के बाद कि आपने 11th में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो माइक्रो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम मैक्रो और माइक्रो में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया पिछले वीडियो में, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी 11th में पढ़ते आ रहे हैं। अब दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ईजिली कि क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ macroeconomics is different from microeconomics। ठीक है, मैक्रो जो है वो आपका माइक्रो से कैसे डिफरेंट है, ये हम अभी समझेंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिस पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उन बेसिस पॉइंट्स को पहले मैं लिख देती हूँ, समझा देती हूँ एक एक करके। उसके बाद उन पॉइंट्स को याद करने की भी एक ट्रिक मेरे पास है, वो ट्रिक याद कर लेना, ठीक है। वो फटाफट से याद हो जाएंगे। सबसे पहला आता है आपका बेसिस ऑफ स्टडी, यानी कि दोनों का ही स्टडी का बेसिस क्या है, बेस क्या है, किस बेस पर हम पढ़ रहे हैं मैक्रो को, किस बेस पे हम पढ़ रहे हैं माइक्रो को। तो अगर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ स्टडी की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हम माइक्रो की बात करेंगे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता उसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना, हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ, हम क्या करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो हमने 11th में पढ़ी थी, उसमें हम प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं। एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है कि वो सारे गुड्स में अपनी इनकम को कैसे एलोकेट करे और अपना प्रॉफिट अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज़ करे, ये होती है उसकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसी तरह एक सिंगल प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि वो कौन कौन से गुड्स बनाए, कौन कौन से गुड्स बेचे, ये है उसकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और वो कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और ये इंडिविजुअल लेवल पर जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, वो बेस है माइक्रो की स्टडी का। तो मैक्रो की स्टडी का क्या बेस होगा, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी के लेवल पर हर इंसान, यानी कि हर कंज्यूमर, हर प्रोड्यूसर की जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, उसे हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पर पढ़ते हैं, और ये है बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि अगर आप देखो तो राजस्थान में आपको क्या पता है कि पानी की बड़ी कमी होती है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, लोगों को मतलब लोगों की डेथ हो जाती है पानी के चक्कर में। तो राजस्थान क्या है, पूरा एक स्टेट है, पूरी एक इकोनॉमी है अच्छी खासी बड़ी, तो उस पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी की, कि वो पानी की वहाँ पर कमी है। और फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी है कि जितना भी अवेलेबल पानी है उसको वो कैसे कैसे एलोकेट करें, कहाँ कहाँ पर एलोकेट करें, किस काम में चूज़ करें कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है पूरे इकोनॉमी के लेवल पर एक प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इसीलिए ये एक बेसिस ऑफ स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का। तो अगर हम
बेसिस ऑफ स्टडी की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पर क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी पढ़ते हैं और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पढ़ते हैं। और इसी तरह अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पर प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका आता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़े थे। इकोनॉमिक कंपोनेंट्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स पढ़ाए थे ना, वही हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स ऑब्वियसली अलग होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स क्या होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, या फिर एक कंज्यूमर की डिमांड, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, यानी कि एक एक इंडिविजुअल लेवल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमने कल क्या वेरिएबल्स पढ़े थे पिछले वीडियो में? आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि माइक्रो के सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दो ही कंपोनेंट्स हैं। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें ये होता है एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड, पूरे मार्केट, सारे ही मार्केट्स की, यानी कि पूरे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी टोटल डिमांड एक इकोनॉमी में, और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी टोटल सप्लाई इकोनॉमी में, वो होती है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। माइक्रो के क्या हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ सप्लाई, या फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और मैक्रो के लेवल पर अगर हम देखें तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये कंपोनेंट्स हैं या फिर ये वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा आपका आता है इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? देखो, इकोनॉमिक एजेंट्स वो होते हैं हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, वो एजेंट्स जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। तो यानी कि इकोनॉमिक एजेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में अलग होंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अलग होंगे। छोटे लेवल पर माइक्रो लेवल पर अलग होंगे और मैक्रो लेवल पर अलग होंगे। तो माइक्रो लेवल पर कौन डिसीजन लेता है? माइक्रो लेवल पर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मैं अपना इकोनॉमिक डिसीजन खुद लूँगी कि मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं उन्हें कहाँ कहाँ खर्च करूँ, कहाँ कहाँ कंजम्पशन करूँ उनका, या जो भी है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो इस चीज़ से क्या क्या खरीदूँ या फिर कितने में बेचूँ, ये सारा मेरा प्रॉब्लम है। मैं इकोनॉमिक एजेंट हूँ, यानी कि इकोनॉमिक एजेंट क्या है? जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। और माइक्रो में इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। पर मैक्रो में कौन लेता है? मैक्रो में अब आपको पता है कि एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स, लाखों करोड़ों प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे हमको एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे। तो आप देखो, अगर हमारी कंट्री में पैसे से रिलेटेड यानी कि मॉनेटरी कोई प्रॉब्लम, इशू या कुछ भी होता है, कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेना होता है पैसे से रिलेटेड, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सारे कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे एक इंस्टीट्यूशन एक अपना डिसीजन लेता है, वो एक इकोनॉमिक एजेंट है मैक्रो लेवल पर। इसी तरह अगर आप देखो कि ये RBI वाला क्या है, ये मनी मार्केट का रेगुलेटर कहलाता है। ठीक है, मनी मार्केट यानी कि पैसे का मार्केट, ऐसे समझ लो अभी के लिए, या बाद में डिटेल में पढ़ोगे। इसी तरह आपने नाम सुना होगा सेबी, क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया। ये होता है कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर, जहाँ पे हम शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ों में अपना ट्रांजैक्शन एक्सचेंज करते हैं। तो सारे ही जो शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनके बिहाफ पे कौन इकोनॉमिक डिसीजन लेता है? सेबी। एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। आप खुद सोचो कि अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनके बिहाफ पे कोई एक ही इंसान तो डिसीजन लेता है। अगर आपकी फैमिली का ही आप एग्जांपल लो, आपकी फैमिली में 5-6 लोग हैं
तो एक बंदा हेड होता है, या तो किसी घर में वो मम्मी होती है या फिर किसी घर में पापा होते हैं, तो सबके बिहाफ पे कोई एक डिसीजन ले लेता है, ठीक है। पर अगर आप अकेले रहते हो तो आप खुद ही डिसीजन लोगे। तो इंडिविजुअल लेवल पर एक कंज्यूमर या एक प्रोड्यूसर खुद ही इकोनॉमिक एजेंट होता है, पर मैक्रो लेवल पर कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं और वही इकोनॉमिक एजेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब थर्ड हो गया आपका। फोर्थ आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब क्या है? एग्रीगेशन आप समझते हो, अगर हम एग्रीगेशन वर्ड को समझें, एग्रीगेट करना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट का मतलब क्या है? इकट्ठा करना, ठीक है, सारी चीज़ों को एक साथ में लेकर आना, ये होता है एग्रीगेट और एग्रीगेशन। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो उसमें जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है वो लिमिटेड होती है, और अगर हम मैक्रो की बात करें तो उसमें क्या होती है? अनलिमिटेड, या फिर आप हाई भी लिख सकते हो, हाई इन कंपैरिजन टू माइक्रो, ठीक है। कैसे होती है ये मैं बताती हूँ। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करो, उसमें क्या है? एक ही कंज्यूमर है, एक ही प्रोड्यूसर है, तो आप इकट्ठा क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। आप इकट्ठा करोगे क्या? कुछ भी इकट्ठा करने के लिए है ही नहीं है। एक कंज्यूमर की डिमांड है, उसे क्या इकट्ठा करोगे? एक प्रोड्यूसर की सप्लाई है, उसे क्या इकट्ठा करोगे? राइट। पर मैक्रो में बात करें तो सारे ही कंज्यूमर्स की डिमांड है, उसको इकट्ठा करके एग्रीगेट डिमांड बनती है। सारे ही प्रोड्यूसर्स की सप्लाई है, उसको इकट्ठा करके आपकी एग्रीगेट सप्लाई बनती है। सारे ही जो नेशनल्स हैं, वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर कोई, उनका अलग अलग आउटपुट है, तो सबको इकट्ठा करके टोटल आउटपुट बन जाता है, नेशनल आउटपुट बनता है। तो ये क्या है? जैसे हर किसी की इनकम है, हर कंज्यूमर की या हर बंदे की इनकम है, सबको इकट्ठा करके टोटल या फिर नेशनल इनकम बनती है। तो मैक्रो में हमारे पास इकट्ठा करने के लिए सामान बहुत ज़्यादा है, ऐसे मान के चलो, सामान बहुत सारा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इकट्ठा करने की डिग्री जो है वो अनलिमिटेड या फिर हाई होगी इन कंपैरिजन टू माइक्रो। पर माइक्रो में वो लिमिटेड ही रहती है। लिमिटेड क्यों रहती है? आप ज़्यादा से ज़्यादा एक इंडस्ट्री की बात कर सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री अगर हम एक इंडस्ट्री की बात करें तो वैसे वो इंडिविजुअल लेवल पर एक ही इंडस्ट्री है, माइक्रो में आएगा, पर उस इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होती हैं। जैसे सोप इंडस्ट्री में अलग अलग सारी फर्म्स हैं, लक्स है, डव है, ऐसे करके, और डीओ की इंडस्ट्री में अलग अलग हैं, ऐसे होता है ना। पर इंडस्ट्री है तो इंडिविजुअल, ठीक है, एक ही है, तो माइक्रो लेवल पर हो गया, पर उसमें फर्म्स बहुत सारी हैं। तो सिर्फ आप ऐसे ही समझ सकते हो कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बहुत कम है, पर यहाँ पर सब कुछ ही बहुत एक्सेस में होता है। मैक्रो में इकोनॉमी के लेवल पर होता है, तो ऑब्वियसली डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशंस, ठीक है, डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशन या फिर डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। हाँ, इसमें क्या होता है, दोनों में ही, माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग अजम्पशंस होते हैं। ऑब्वियसली कोई भी सब्जेक्ट है, कुछ भी है, हर किसी के अलग अलग अजम्पशन होते हैं ना। कोई दो लोग होते हैं, उनके भी अलग अलग अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। तो दोनों के ही क्या हैं, अलग अलग अजम्पशंस हैं। कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि माइक्रो में वर्क करते हैं और माइक्रो अज्यूम करके चलता है कि वो कुछ अजम्पशंस ऐसे हैं जो कि माइक्रो अज्यूम करके चलता है कि वो कांस्टेंट है। कुछ वेरिएबल्स माइक्रो में कांस्टेंट माने जाते हैं, और कुछ वेरिएबल्स मैक्रो में माइक्रो के कांस्टेंट माने जाते हैं। मतलब दोनों में एक दूसरे के वेरिएबल्स कांस्टेंट माने जाते हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को, यानी कि हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल पर आपकी कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, यानी कि अलग अलग चीज़ें, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमी के लेवल पर हम क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। तो जब हम दोनों ही अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ाई करते हैं तो माइक्रो मानता है कि मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं, और मैक्रो मानता है कि माइक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मैक्रो में हम पढ़ते हैं टोटल आउटपुट,
ठीक है, टोटल आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं। और हम पढ़ते हैं माइक्रो में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो हम एक एक को करेंगे ना, तो वो माइक्रो की पढ़ाई होती है। और मैक्रो क्या है, टोटल आउटपुट, यानी कि इकट्ठा करके, तो वो मैक्रो की पढ़ाई है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये मानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट जो है ना वो कांस्टेंट है। और जब हम माइक्रो में स्टडी करते हैं तब हम मानते हैं कि टोटल आउटपुट हमारा कांस्टेंट है। ये एक डिफरेंस है, दोनों ही एक दूसरे के वेरिएबल्स को कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं और इसीलिए दोनों के डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस है। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। जब हम माइक्रो में इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं तो माइक्रो वाले मान के चलते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो क्या है, कांस्टेंट है। नेशनल इनकम कांस्टेंट है। जब हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की इनकम की बात करते हैं तो ये मान के चलेंगे कि नेशनल इनकम कांस्टेंट है। पर जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे मैक्रो में तो ये मान के चलेंगे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है। दोनों एक दूसरे के अजम्पशंस को वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं, इसीलिए दोनों के ही डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में कि दोनों के ही क्या हैं, डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस हैं, राइट। अब इसके बाद आपका एक आता है सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू क्या होता है, यानी कि दोनों का ही सेंट्रल इशू क्या है वो हम समझेंगे। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि आपका वही अभी तक जो मैं समझाती आई हूँ, एक कंज्यूमर की डिमांड, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, तो ये होता है सेंट्रल इशू। या फिर आप कह सकते हो कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, ये होता है सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है माइक्रो में, क्या है, कंज्यूमर्स या फिर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू। पर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम सेंट्रल इशू देखें वो क्या है, नेशनल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। नेशनल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूरे ही कंट्री का, पूरी ही इकोनॉमी का आउटपुट कितना है, साथ ही साथ पूरी ही कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितना है। ये दो मेन मुद्दे होते हैं और इस पर इतनी सारी थ्योरीज भी हैं ना, जो आप आगे जाके आएंगे 12th में भी हैं आपके मैक्रो में, आई एम नॉट श्योर। पर आपको हायर लेवल जब स्टडीज़ करते हो 12th के बाद आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें n नंबर ऑफ आपकी थ्योरीज मिलेंगी जो कि बहुत टफ होती है पढ़ने में। तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ जानने को मिलेंगी कि अभी आपको ये बहुत छोटा मुद्दा लग रहा होगा, तब आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा। तो माइक्रो में इशू क्या होता है, सेंट्रल इशू, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। पर यहाँ पर पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम चाहिए होता है हमको, ठीक है, पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कब होगा, जब लेवल ऑफ आउटपुट ज़्यादा होगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तभी तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से, दोनों का सेंट्रल इशू डिफरेंट है, इसीलिए एक दूसरे को अलग बनाता है। फिर आपका 7th आता है मेथड ऑफ स्टडी, ठीक है, मेथड ऑफ स्टडी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेथड ऑफ स्टडी, दोनों का ही मेथड ऑफ स्टडी क्या है। तो अगर हम माइक्रो की बात करें, माइक्रो का मेथड ऑफ स्टडी क्या है, इंडिविजुअल लेवल पर इक्विलिब्रियम होना, ठीक है। और मैक्रो का जो मेथड ऑफ स्टडी क्या है, वो इकोनॉमी के लेवल पर इक्विलिब्रियम होना। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम, उसे हम कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। ये एक टर्म है जो आपको याद रखना है, जनरल इक्विलिब्रियम, राइट। और इसी तरह जब हम माइक्रो लेवल पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल
प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं उसे हम कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर ये पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम क्या है ये समझने वाली बात है। पार्शियल इक्विलिब्रियम आप ऐसे समझ सकते हो कि जो मेथड ऑफ स्टडी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो डिस्क्राइब होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम के थ्रू, और जो मेथड ऑफ स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो डिस्क्राइब होता है जनरल इक्विलिब्रियम के थ्रू। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, जब हम एक लेवल पर बात करें, सिंगल लेवल पर, मैं अपनी बात कर रही हूँ सिर्फ, तो क्या होगा, सिर्फ मैं अपने इक्विलिब्रियम के बारे में सोचूंगी। मैं सोचूंगी कि मैं अगर एक कंज्यूमर हूँ तो मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, या फिर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे नहीं परवाह है कि कौन क्या कर रहा है, राइट। तो ये होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सिर्फ मेरा हुआ, बाकी सबसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। या फिर मैं मान के चलती हूँ कि बाकी दुनिया में और कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं, सिर्फ मेरे कंज्यूमर और मतलब मेरे इक्विलिब्रियम में चेंज हुआ था जो मुझे वापस अटेन करना है। इसी तरह ये क्या हो गया, फिर पार्शियल हो गया, सिर्फ एक का ही इक्विलिब्रियम हुआ, सबका नहीं हुआ। पर इकोनॉमी के लेवल पर सबके इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, सबके वेलफेयर की हम बात करते हैं, इसीलिए जनरल इक्विलिब्रियम इसे हम एक टर्म से डिस्क्राइब करते हैं। इसका आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। अभी मैंने कंज्यूमर लेवल पर और इकोनॉमी लेवल पर आपको वो दिया एग्जाम्पल, इसका आप एक और एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, माइक्रो लेवल पर जब हम बात करते हैं, माइक्रो लेवल पर अलग अलग मार्केट्स होते हैं, ठीक है, अलग मतलब हर माइक्रो मैक्रो दोनों लेवल पर अलग अलग मार्केट्स हैं। जैसे कि आपका है एक लेबर मार्केट है, एक आपका कैपिटल मार्केट है, अभी मैंने बताया था ना, एक है मनी मार्केट है। तो जो मनी मार्केट है उसमें अगर इक्विलिब्रियम हो गया तो उसको मतलब नहीं है बाकी दोनों या बाकी जितने भी मार्केट्स हैं उनसे। ये क्या हुआ, पार्शियल इक्विलिब्रियम हुआ। पूरे सारे मार्केट्स में इक्विलिब्रियम नहीं आया, सिर्फ एक नहीं आया, पर इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम है, और ऐसी स्टडी हम माइक्रो में करते हैं। पर जब हमें चाहिए सारे ही मार्केट्स में इक्विलिब्रियम, वो होता है जनरल इक्विलिब्रियम, और ये स्टडी करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हमने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स सबको साथ में लेकर के चलता है। हमने पढ़ा था ना, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन भी यहाँ ज़्यादा है, सबको साथ में लेके चलना, तो सारे ही पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको बस समझना है दिमाग लगा के। और सब में एक ही बात है कि इंडिविजुअल लेवल पर है, वो इकोनॉमी लेवल पर है, सब में यही डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो अब इसी के साथ एक लास्ट पॉइंट और हमारा बचता है, 8th पॉइंट, जो कि है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में बिल्कुल ही कंट्रोवर्शियल हैं, यानी कि बिल्कुल ही उल्टी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माइक्रो में वर्क करती हैं, पर वो आगे जाके मैक्रो में वर्क नहीं करेंगी। मेरे अकेले के लेवल पर वर्क करती हैं, पर अगर मैं अपनी पूरी सोसाइटी की बात करूं तो उस लेवल पर वर्क नहीं करेंगी। अब ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर मैं कंज्यूमर हूँ, इंडिविजुअल कंज्यूमर, तो मैं अगर ज़्यादा सेविंग करूँगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं ज़्यादा सेविंग करूँगी तो उससे क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। ऑब्वियसली सेव करूँगी तो फ़ायदा ही होगा। लोग कहते हैं ना, सेव करो ज़्यादा, बचाओ पैसा, तो उससे मेरे का फ़ायदा होगा। पर ऐसे ही करके मान लो अब हम मैक्रो लेवल पर चले गए, सारे कंज्यूमर सेव करने लग गए, ठीक है, सारे कंज्यूमर्स सेव करने लग गए, तो इससे होगा क्या, जब वो सारा पैसा अपना सेव करने में ही लगा देंगे तो क्या होगा, आपकी जो कंजम्पशन डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि लोग कंजम्पशन तो कम कर रहे हैं, बचा ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, खर्च कम कर रहे हैं, बचा ज़्यादा रहे हैं। तो यानी कि जब वो खर्चा कम करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, उससे डिमांड कम होगी। डिमांड कम हुई तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कम होगा, उससे प्रोडक्शन बंद हो जाए, कम होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट कम होगा, और इस तरीके से पूरी इकोनॉमी को सफ़र करना पड़ेगा। इकोनॉमी को प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल लेवल पर तो मेरे को प्रॉस्पेरिटी मिल रही थी सेव करने से, पर इकोनॉमी को प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी, उसको पॉवर्टी फेस करनी पड़ सकती है इंस्टेड। तो क्या हुआ, माइक्रो लेवल पर ये जो सेविंग का कॉन्सेप्ट है ये बहुत बढ़िया काम कर रहा था मेरे लिए, अकेले के लिए, पर पूरी इकोनॉमी ने जब किया तो उसको कॉस्ट देनी पड़ गई, मतलब उसको पॉवर्टी फेस करनी पड़ गई। तो ये है पैराडॉक्स कि जो चीज़ें
माइक्रो में वर्क करती हैं, वो कुछ चीज़ें मैक्रो में वर्क नहीं करती हैं, कुछ मैक्रो में वर्क करती हैं तो वो माइक्रो में वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये सारे 8 पॉइंट्स हैं जो ख़त्म होते हैं, इन्हें मैं फटाफट से ढंग से लिख देती हूँ जल्दी से। और मैंने बोला था लास्ट में आपको ट्रिक भी बताऊँगी, तो ट्रिक के साथ अब हम समझते हैं, जल्दी से सारे नाम रट जाएंगे, ठीक है, एक एक करके हम समझते हैं। देखो ट्रिक क्या है, सिंपल सी है, BC E2D2M2, ये तीनों 2 बार हैं और ये BC है, BC E2D2M2। इसको आप ऐसे पढ़ लो यहाँ पर, BC E2D2M2, ठीक है, यानी कि E 2 बार, D 2 बार, M 2 बार। अब सबके नाम फटाफट से लिख लेते हैं। B फॉर क्या है आपका, बेसिस ऑफ स्टडी, ठीक है, बेसिस ऑफ स्टडी। C फॉर क्या है आपका, सेंट्रल इशू, ये हो गया। अब E से 2 थे आपके, दोनों ही इजी हैं, एक साथ में याद हो जाएंगे, इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है, और दूसरा था आपका इकोनॉमिक वेरिएबल्स, राइट, ये चारों तो याद हो गए। BC से क्या है, बेसिस ऑफ स्टडी, C से क्या है, सेंट्रल ऑफ इशू, 2E से क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स और इकोनॉमिक एजेंट्स। अब ये जो दोनों D हैं, पहला जो D है आपका, इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है, याद आया जिसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रो का लिमिटेड होता है, मैक्रो का कंपैरेटिवली अनलिमिटेड या हाई होता है। और दूसरे D से क्या है, डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस, यानी कि दोनों के ही अलग अलग अजम्पशंस हैं, कुछ वेरिएबल्स माइक्रो में कांस्टेंट हैं, कुछ वेरिएबल्स मैक्रो में कांस्टेंट हैं। अब M2 बचा है, इसमें लास्ट के जो 2 हमने पढ़े थे अभी अभी, एक है आपका मेथड ऑफ स्टडी, जिसमें हमने जनरल और पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, और एक है आपका लास्ट वाला माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर माइक्रो लेवल पर सेविंग करते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट ये चीज़ वर्क नहीं करती एट मैक्रो लेवल, क्योंकि इकोनॉमी को सफ़र करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बेसिस ऑफ स्टडी, सेंट्रल इशू, इकोनॉमिक एजेंट्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस, मेथड ऑफ स्टडी, एट लास्ट माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। क्या है ट्रिक, BC E2D2M2। इस ट्रिक के थ्रू आप सारे ही ये बेसिस पॉइंट्स लर्न कर सकते हो, और डिफरेंस आपको मैंने बता ही दिया है, नाम पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि सब में डिफरेंस क्या क्या है। सो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।